लिख के ले लो प्रश्न यहीं से आएगा। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, लिख के ले लो प्रश्न यहीं से आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त आकाश पाल। आप अपने YouTube चैनल AVS हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैं लेके आता हूँ कुछ ऐसे चुनिंदा टॉपिक्स को जहाँ से पेपर में प्रश्न आने की अधिक से अधिक संभावना रहती है। लगभग इन्हीं टॉपिक से प्रश्न बनता है। ठीक है दोस्तों, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो इस बात को ले करके है कि आदिकाल के जो विभिन्न नामकरण हैं, हिंदी साहित्य का जो प्रथम खंड है आदिकाल, उसके जो विभिन्न नामकरण है, तमाम विद्वानों ने अलग अलग ढंग से उसका नामकरण किया। आचार्य शुक्ल कुछ और बात कह रहे हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ और बात कह रहे हैं, कोई इसको वीरगाथा काल कह रहा है, कोई सिद्ध सामंत काल कह रहा है, कोई उसको आदिकाल कह रहा है, कोई अपभ्रंश काल कह रहा है, कोई बीजवपन काल कह रहा है। तो इन सारे चीज़ों को लेकर के प्रश्न हमेशा बनता है और आप लोग उसको गलत करके चले जाते हैं। तो आप गलत नहीं करेंगे, बिल्कुल भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, सरल ढंग से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं, देरी किस बात की। चलिए, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है आदिकाल के विभिन्न नामकरण। ठीक है, और आज आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही सरल ढंग से बताया जाएगा। ठीक है, तो आज आपको किसी भी चीज़ की कोई चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, चूँकि आप AVS हिंदी क्लासेस में पढ़ते हैं और जहाँ पर सरल ढंग से बताया जाता है। ठीक है, तो हमारे जो पहले विद्वान हैं वो हैं डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन एक ऐसे विद्वान है जो हिंदी साहित्य का जब इतिहास लिखते हैं तो पहली बार कालखंड करते हैं, उसका कालों के हिसाब से उसको विभाजित करते हैं। इनके पहले दो विद्वानों ने किया था। वो पहले जो वाले जो विद्वान थे वो थे गार्सा द तासी, एक फ्रेंच विद्वान थे, एक फ्रांसीसी व्यक्ति थे। फ्रांस की राजधानी पेरिस, उसमें एक हिंदी और उर्दू के प्रोफेसर थे, हिंदी और उर्दू पढ़ाया करते थे। और उन्होंने 1839 में, कब 1839 में पहली बार हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, जिसका नाम था द हिस्toire de la littérature हिंदुस्तानी। ठीक है, जो कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। हिंदी साहित्य का इतिहास में हिंदी के बहुत सारे कवियों का वर्णन है। उसके बाद में कोई पहले भारतीय पैदा होते हैं जिनका नाम था डॉक्टर शिव सिंह सेंगर, जिनका नाम था शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर जी शिव सिंह सरोज नाम से 1883 में पहली बार हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हैं जब, तो तब भी उन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं किया था, केवल तमाम सारे कवियों का वर्णन उसमें कर दिया था। लेकिन हिंदी साहित्य का विभाजन करने के लिए, हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने का कोई भी प्रयास उनके द्वारा नहीं किया गया, ना ही गार्सा द तासी के द्वारा किया गया था। यहाँ पर एक ऐसे विद्वान आते हैं जो भारतीय तो नहीं थे, अंग्रेज थे, लेकिन पहली बार उन्होंने कालखंड का हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है पहली बार प्रस्तुत किया, पहली बार काल विभाजन करने का प्रयास किया। ठीक है, ऐसे जो विद्वान थे डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, जिन्होंने 1888 में एक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जिसका नाम था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, इसमें इन्होंने जब आदिकाल को जब अपने ही शब्दों में लिखा, उसका नाम दिया चारण काल। चारण काल, चारण काल का मतलब होता है एक भाटों का युग। भाट किसको बोला? चारण का मतलब होता है भाट। ठीक है, काल का मतलब युग या समय। तो चारण का मतलब हुआ जब भाट, तो भाट कहते थे जो राजाश्रित कवि हुआ करते थे, राज दरबार में जो कवि रहा करते थे उनको भाट कहा जाता था। ठीक है, आपका समय समझ गए आप इसमें। जैसे पृथ्वीराज चौहान के यहाँ चंद्रबरदाई नाम का एक भाट था, है ना, और राजा परमाल के यहाँ कोई जगनिक था। इस तरीके से बहुत सारे कवि थे जो दरबारी कवि हुआ करते थे, जिनको चारण कहा जाता था। और उसी के आधार पर डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन जब प्रथम बार, ठीक है, इसमें मैं लिखे देता हूँ, पहली बार काल विभाजन का प्रयास किया। एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने पहली बार काल विभाजन करने का प्रयास किया था, इसके पहले किसी ने नहीं किया था। और अगर कभी प्रश्न आ जाए कि पहली बार किसने काल विभाजन किया था तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन जो अंग्रेज थे उन्होंने किया था। ठीक है, उसके बाद में कोई दूसरे व्यक्ति आते हैं भारतीय, वो कौन है? मिश्र बंधु हैं। मिश्र बंधुओं ने 1913 में और 1914 2 वर्ष थे जिनको इन्होंने
उन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था 2 भागों में था। पहला वाला भाग जो था वो रीतिकाल तक था, और वो वाला भाग 1913 में ही आ गया था। 1914 में दूसरा भाग आया था, ठीक है। लेकिन उन्होंने जो ग्रंथ लिखा था उसका नाम था मिश्र बंधु विनोद, और मिश्र बंधु विनोद में उन्होंने आदिकाल को, यानी हिंदी साहित्य का जो आरंभिक चरण है उसको आरंभिक काल कहा, आरंभिक काल कहा, आरंभिक काल कह रहे हैं। इनके बाद में एक दूसरे विद्वान हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जिनके नाम पर द्विवेदी युग का आरंभ होता है, जिनके नाम पर द्विवेदी युग का सूत्रपात होता है। द्विवेदी युग उन्हीं के नाम पर पड़ा, ठीक है। और वो हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम से द्विवेदी युग का नामकरण हुआ। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इसे बीज वपन काल कहते हैं, बीज वपन काल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बीज वपन काल, यानी इस समय साहित्य के बीज बोए गए थे, है ना। जब कभी भी कुछ चीज़ की शुरुआत होती है सबसे पहले बीज ही तो बोए जाते हैं, कि पहले फसल आ जाती है। सबसे पहले साहित्य के बीज बोए गए थे, यानी कि ये जो आरंभिक चरण है एक तरह से बीज बोने वाला समय है, और फिर उसके बाद में साहित्य खूब फला फूला, ठीक है। तो यहाँ पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं जिन्होंने बीज वपन काल कहा। इसके बाद में दूसरे विद्वान आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी क्या कह रहे हैं? आचार्य शुक्ल इसको वीरगाथा काल कह रहे हैं, वीर गाथा काल, ठीक है। इस ट्रिक में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। पूरा वीडियो देखिए, और जब मज़ा ना आए तब कहिएगा आप कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छा लगे तो बिल्कुल इसमें कमेंट कीजिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। और यहाँ से प्रश्न हमेशा बनता है। इसको वीरगाथा काल कह रहे हैं। वीरगाथा का मतलब होता है वीरताओं का वर्णन, वीर लोग जो रहा करते थे उनकी वीरता का वर्णन, ठीक है। वीरगाथाओं का वर्णन, उनकी कहानियों का वर्णन, वीरों की। और वो जो लोग युद्ध क्षेत्र में जाया करते थे तब ये लोग भी उनके साथ में जाया करते थे, जो राजा सिर्फ कवि हुआ करते थे, जैसे चंद्रवरदाई है या अन्य कवि हैं। इन्होंने बहुत सारी वीर गाथाएँ लिखी, बहुत सारी राजाओं की वीरता का वर्णन किया। दलपति विजय हैं, नरपति नाल हैं, विसल देव रासो लिखा जाता है, खुमान रासो लिखा जाता है, हमीर रासो लिखा जाता है। इस समय बहुत सारे वीरता से युक्त काव्य लिखा जाता है, इसलिए आचार्य शुक्ल ने इस प्रवृत्ति विशेष के आधार पर इसका नाम वीरगाथा काल दिया था। इसके बाद में आते हैं कोई दूसरे विद्वान हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी क्या कहेंगे? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी इसको वीर काल कह रहे हैं, वीर काल, ठीक है। इन्होंने वीरगाथा कहा था, आचार्य शुक्ल ने वीरगाथा कहा था, और जबकि ये केवल वीर काल कह रहे हैं, है ना, वीरों का काल। वो कह रहे हैं वीर गाथाओं का वर्णन था, वीरों की कहानियों का काल कहा जाता है, और ये केवल कह रहे हैं वीरों का काल है, ठीक है। आप भ्रमित नहीं होंगे, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी वीर काल कह रहे हैं, आचार्य शुक्ल कह रहे हैं कि वीरों की गाथाओं का काल है। आगे आते हैं, अगले विद्वान हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा इसे संधि तथा चारण काल कह रहे हैं, संधि और चारण काल। देखिए चारण काल जो है वो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन कह रहे थे, और ये संधि तथा चारण काल कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हिंदी साहित्य का जो आरंभ है वो 1000 ईस्वी से माना जाता है, 1000 ईस्वी से लेके 1350 ईस्वी तक। लेकिन जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं वो कब से मान रहे हैं? संवत 750 विक्रमी से लेके 1000 विक्रमी के आसपास तक मान रहे हैं। यानी कि ईस्वी सन में देखेंगे तो लगभग 700 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी का जो समय है उसको संधि काल कह रहे हैं, ठीक है। ये बहुत पहले से हिंदी साहित्य का आरंभ मानते हैं, जबकि अन्य विद्वान है वो लगभग 1000 ईस्वी के आसपास से मानते हैं। परंतु जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है वो पीछे से मान रहे हैं और पहले से मान रहे हैं, ठीक है। इसका कारण है कि इन्होंने जो पहले वाला खंड है 1000 ईस्वी के जो पहले का समय 700 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक का जो समय है उसको संधि काल कहते हैं, और 1000 ईस्वी से लेके 1350 ईस्वी तक का जो समय है उसको चारण काल कह रहे हैं, भाटों का युग कह रहे हैं, ठीक है। तो संधि और
चारण काल। संधि काल क्यों कहा? संधि का मतलब होता है जोड़, योग। यहाँ पर दो भाषाओं का योग हो रहा था, अपभ्रंश और हिंदी का, इसलिए इसको संधि काल कहा जा रहा है। और इसी कारण ये स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि कहने की भूल कर गए हैं। ये स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मान जाते हैं, और यही कारण है, जबकि स्वयंभू हिंदी के कवि नहीं है, अपभ्रंश के कवि हैं। लेकिन डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी जब इतना पीछे से मान रहे हैं, और अपभ्रंश और उर्दू का उस समय, अपभ्रंश और हिंदी का जो उस समय योग का समय था, संधि का समय था, उसी समय स्वयंभू पैदा होते हैं। और स्वयंभू की जो भाषा है वो तो अपभ्रंश की है, हिंदी के नमूने उसमें देखने को नहीं मिलते ज़्यादा, है ना। आचार्य शुक्ल ने इसी आधार पर स्वयंभू को अपभ्रंश का ही कवि कहा है, हिंदी का कवि नहीं कहा है। परंतु जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि कहने की भूल इसी कारण से कहे जाते हैं, क्योंकि ये हिंदी का समय पहले से मानते हैं। आगे आते हैं, दूसरे विद्वान हैं महापंडित राहुल संकृत्यायन। पंडित राहुल सांकृत्यायन। पंडित राहुल संकृत्यायन जी हैं। पंडित राहुल संकृत्यायन जी इसको क्या कह रहे हैं? सिद्ध सामंत काल कह रहे हैं। सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत का मतलब क्या होता है? सिद्ध कहा जाता था बौद्ध धर्म की जो वज्रयान शाखा थी, वो उनके जो कवि थे उनको सिद्ध कवि कहा जाता था, ठीक है, जिसमें सरहपा आते हैं, सबरपा आते हैं, गणहपा आते हैं, डोम्बिपा आते हैं, इस तरह से तमाम सारे सिद्ध कवि थे, जिनकी संख्या 84 मानी जाती है। और इन सिद्धों का साहित्य काफ़ी प्रचुर मात्रा में मिलता है। इस कारण से इसको हिंदी साहित्य के जो प्रथम खंड है उसको सिद्ध काल भी कहते हैं, सिद्ध सामंत काल। सामंत कहा जाता था दरबारी कवियों को, जो दरबारी व्यक्ति रहा करते थे, ठीक है, कवि हों या और भी अन्य लोग हैं जो दरबार से संबंधित हैं, राजाओं के दरबार से संबंधित हुआ करते थे, राज परिवार से या राज दरबार से संबंधित हुआ करते थे, उनको सामंत कहा जाता था। ठीक है। तो यहाँ पर एक तरह से सिद्ध लोग भी आ जाते हैं, और एक तरह से दरबारी जो काव्य है वो भी आ जाता है। सिद्धों का काव्य तो आएगा, दरबारी काव्य भी साथ में आ जाएगा, इसलिए इसको सिद्ध सामंत काल कह रहे हैं। कौन? डॉक्टर पंडित राहुल संकृत्यायन जी कह रहे हैं। और इसी कारण से एक सिद्ध जो सरहपा हैं उनको हिंदी का ये प्रथम कवि मान रहे हैं। सरहपा को ये हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। आगे आते हैं, जो अगले विद्वान हैं वो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी सबसे ज़्यादा चर्चित पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ये जो आदिकाल आपने देखा है, आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही दिया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नाम दे रहे हैं आदिकाल। ये आदिकाल नाम जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही दिया हुआ है। उसके बाद में, इनके बाद में कोई दूसरा विद्वान आएगा, और ये जो दूसरे विद्वान हैं ये एक बहुत बड़े विद्वान हुए बाद में, जिन्होंने पुरानी मान्यताओं को पूरी तरह से खारिज कर दिया। पूरी तरह से आचार्य शुक्ल का जितनी भी मान्यता है लगभग उनका खंडन करते हुए एक वैज्ञानिक आधार पर हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया था, और जिसका नाम था, और ये विद्वान कौन है पहले नाम देख लीजिए आप, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त जी 1965 में एक इतिहास लिखते हैं साहित्य का, जिसका नाम था हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। और इनकी सारी मान्यताएं जो हैं वो वैज्ञानिक आधार पर आधारित हैं, ठीक है। और ये हिंदी साहित्य का जो प्रथम खंड है उसे प्रारंभिक काल कह रहे हैं। प्रारंभिक काल, ये हिंदी साहित्य के प्रथम खंड को क्या कह रहे हैं? प्रारंभिक काल। और देखिए ये इसमें प्रारंभिक में और आरंभिक में आपको भ्रमित नहीं होना है। पहले आता था मिश्र बंधु आते हैं। मिश्र बंधु ने कब लिखा था? हिंदी साहित्य का इतिहास जो था वो 1913 और 14 में लिखा था। तो आ अक्षर है वो पहले आता है, पा बाद में आता है। इन्होंने 1965 में लिखा था, है ना। गणपति चंद्रगुप्त ने बाद में लिखा था, तो ये प्रारंभिक काल कहते हैं। ये जो आपका भ्रम है वो मिट गया। आगे देखते हैं, अगले एक और विद्वान है तो कई, लेकिन दो विद्वान अभी हम आपको और बताएंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। दूसरे जो विद्वान हैं वो हैं
डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह है। डॉक्टर बच्चन सिंह 1996 एक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हैं जिसका नाम था हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। क्या नाम था उसका? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 में आता है, इनके द्वारा लिखा जाता है। और उसमें इन्होंने हिंदी साहित्य का जो प्रथम खंड है, जिसे कोई आदिकाल कह रहा है, कोई वीरगाथा काल कह रहा है, इन्होंने अपभ्रंश काल उसको कहा। क्या कहा? अपभ्रंश काल कहा। अपभ्रंश काल कह रहे हैं, अपभ्रंश काल कह रहे हैं। देखिए ना, तो कोई इनमें बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग कह रहा है, कोई वीर गाथा कह रहा है, कोई वीर काल कह रहा है, कोई वीर उपन काल कह रहा है, कोई आदि काल कह रहा है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, वो समय जो है वो अपभ्रंश का समय है, हिंदी और अपभ्रंश का जो योग का समय है, इसलिए इसे वो अपभ्रंश काल कह रहे हैं। दूसरे विद्वान आ रहे हैं, कोई दूसरे विद्वान है, वो है कौन? दूसरे विद्वान आ रहे हैं सुमन राजे। सुमन राजे ने 2003 में एक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जिसका नाम था हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। ठीक है, ये क्या लिख रहे हैं? डॉक्टर सुमन राजे। सुमन राजे और इन्होंने नाम दिया था आधार काल। आधार काल इन्होंने क्या नाम दिया था? आधार काल। शायद उसमें दिख नहीं रहा है, हम ऊपर लिखे देते हैं। डॉक्टर सुमन राजे थे, सुमन राजे इसको लिख रहे हैं आधार काल। हर चीज के लिए किसी न किसी बेस की जरूरत होती है, आधार की जरूरत होती है, और सुमन राजे जो है आधार काल लिख दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है इसमें? ठीक है क्या लिख रहे हैं? आधार काल लिख रहे हैं। और ये समझ लीजिए कि वो एक आधार था। हर कोई न कोई चीज़ जब बनाई जाती है तो उसके लिए एक आधार देने की ज़रूरत होती है। उस समय एक आधार दिया गया, यानी कि बीज वपन किया गया। कोई लोग इसीलिए इसका काल कोई बीज वपन काल कहता है, कोई आधार काल कहता है, कोई संधि काल कहता है। डॉक्टर सुमन राजे जो हैं वो आधार काल इनके द्वारा कहा गया। परीक्षा में इसके अलावा बाहर से कोई प्रश्न नहीं आता। अगर यहाँ से संबंधित आएगा काल, आदिकाल के जो विभिन्न नामकरण हैं, यहीं से पेपर बनेगा, कहीं बाहर से कुछ नहीं बनेगा। ये मैंने बहुत ही कठिन मेहनत के साथ इतनी जानकारी, इतने सोर्सेज हासिल किए हैं। ठीक है, और मुझे लगता है कि आपको ये जो वीडियो है पसंद आया होगा। एक तरह से अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और मुझे लग रहा था कि इसी तरह से टॉपिक वाइज विषय बनाए जाए। ज़्यादा कहानी सुनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो है ना। बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पर हज़ारों वीडियो आपको मिल जाएंगे हिंदी साहित्य के कहानी की तरह, लेकिन कहानी से कोई पास नहीं होता है। मैंने खुद 3 बार UGC नेट, इसमें मेरा एक बार JRF भी रहा, 3 बार असिस्टेंट प्रोफेसर की योग्यता ले चुका हूँ। किस तरीके से, इसी तरह से मेरे बहुत सारे साथी हैं जो मुझसे पूछा करते थे कैसे पास होते हैं, कैसे पास होते हैं। मैं सबको यही ट्रिक बताता हूँ, और यही ट्रिक मैं आपके लिए भी ले करके आया हूँ, और आगे भी लाता रहूँगा। बस आप लोग हमारा साथ दीजिए। चैनल अगर अच्छी लगी हो, अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी हो, इतनी जानकारी जो मैंने दी अगर आपको अच्छी लगी हो, तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और लाइक का बटन भी आपके सामने है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक का बटन भी दबा दीजिए, बेईमानी मत करिए, है ना। और अगर आपको लग रहा है कि ये कोई काम की चीज़ है तो फिर अपने जो साथी हैं उनके पास तक शेयर भी करिए, है ना, उनके पास तक भी पहुँचाइए, ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।